चलिए। ओके, सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है 11th क्लास में सबसे ज़्यादा जो कोर टॉपिक होता है, कोर टॉपिक समझते हो? कोर टॉपिक का मतलब होता है बेसिकली जिस पे आपकी केमिस्ट्री डिपेंड करती है। और उस टॉपिक का नाम क्या है? माइक देना प्लीज, माइक। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और आज बर्थडे किसका है? एम एस धोनी, हमारे माही एम एस धोनी का, है ना? सो आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे एम एस धोनी का। और आज कैप्टन कूल का बर्थडे है। और उसी के उपलक्ष्य पे मैं आज आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों के एम एस धोनी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या लेना देना है? भाई लेना देना कुछ नहीं है। मेन बात यह है कि अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को एम एस धोनी के जैसा बनना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। सही बात है, क्योंकि मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब एम एस धोनी जैसा क्रिकेटर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि एम एस धोनी के जैसा सक्सेसफुल पर्सन अगर बनना है लाइफ में तो ऑब्वियसली आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो टारगेट आप लोगों ने अपने लिए चुना है, कौन सा टारगेट चुना है आप लोगों ने अपने लिए? आप लोगों ने अपने लिए चुना है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, नहीं, और एम्स में जाओगे, नहीं। सो अगर आप लोगों ने टारगेट चुना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे कि एम एस धोनी ने इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करने के लिए बहुत मेहनत की थी, सो उतनी ही मेहनत करके आप लोगों को भी आगे जाना है ना। सो क्या बात है, क्या बात है। आज लेजेंडरी एम एस धोनी का बर्थडे है और सब लोग बर्थडे विश कर रहे हैं। तो एम एस धोनी साहब, अगर आप हमारा सेशन देख रहे हो, अगर आप अपनी बेटी के साथ हमारा सेशन देख रहे हो, पता नहीं बढ़िया। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी का नाम क्या है जानते हो? जीवा। अगर आपको पता है कि नहीं पता मुझे मालूम नहीं, जीवा नाम है उसका। सो किस दिन वो भी साइंस लेगी और फिर अरविंद अरोड़ा के केमिस्ट्री वाले लेक्चर देखेगी, नहीं, वेदांतो नीट मेडिसी पे आएगी और नीट की तैयारी करेगी। और जीवा को भी हम डॉक्टर बनाएंगे। सही बात है। सो एम एस धोनी के नाम पर एक घूंट ले लेते हैं पानी का। चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। समबडी सेइंग लॉल कुछ भी। देखो, जिंदगी मजे का नाम है। मजे लो और मजे दो, आराम से जियो, खुशी से मुस्कुराते हुए, टेंशन मत लो। देखो, हंसाता कौन है? कभी कभार मेरे को ना ऐसा फील होता है कि मैं लोगों को हंसा के उनका टेंशन दूर करके या उनकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करके, कई लोग मेरे नाम से अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दूर करते हैं, तो मैं कितना पुण्य का काम करता हूँ, नहीं? हंसाता रहता हूँ, किसी की फ्रस्ट्रेशन दूर करता हूँ, है ना। कई लोग काफी कुछ लिख देते हैं मेरे नाम से। तो चलो, भगवान कैसे भी करके, उनका तो पुण्य हो रहा है, उनका तो फ्रस्ट्रेशन दूर ही हो रहा है। सो चलो आज फटाफट से शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। वन शॉट में खत्म करेंगे। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि अभी जो हमने टॉपिक लिया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बेसिकली जो टॉपिक है उसमें जितने भी हम लोगों ने सब टॉपिक लिए हैं वो सारे के सारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। ठीक है, तो नीट का आपका जो सिलेबस है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, कोई फायदा नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का, क्योंकि जितना सिलेबस में उतना ही पढ़े वो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए आज के सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, किसके बिहाफ पर? एम एस धोनी, हैप्पी बर्थडे। लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। धूम मचाएं, चलो फटाफट से धूम मचाते हैं। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये हमें आज एक ही शॉट में खत्म करना है। और मेरे वॉरियर्स आई थिंक तैयार होंगे एकदम अपनी स्वॉर्ड लेके। आपकी स्वॉर्ड क्या होती है? आपकी स्वॉर्ड होती है यस आपके कॉपी, आपकी पेन। आप फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अपने को नोट डाउन करना है। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो भैया, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि अगर आपको वाकई में केमिस्ट्री को समझना है तो आप लोगों को पूरी पीरियोडिक टेबल जो दी हुई होती है उसको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको बहुत डीप नॉलेज देती है और वो समझाती है कि केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री का बेस क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां से आप केमिस्ट्री को समझना शुरू करते हो कि एक्चुअली केमिस्ट्री का बेस क्या है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि उस पीरियोडिक टेबल को बनाने में 200 साल लगे थे। 200 साल, 200 इयर्स लग गए थे, 200 साल। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आई थिंक वो हमारे पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड के लिए पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे बेहतरीन इन्वेंशन माना जाता है। क्योंकि आप सोचिए कि इतने सारे एलिमेंट को अरेंज करना एक बहुत दुविधाजनक बात है ना। वो भी एक टेबल में ऐसे अरेंज कर देना
कि सब एक दूसरे से कोई ना कोई जो है एक दूसरे से रिलेट करता है, प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि अपन क्लासीफाई करते क्यों है, एलिमेंट्स जो हमारे डिस्कवर हुए थे उनको क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये है। तो मैं आपको बताता हूं, सन 1800 में मात्र 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। सन 1800 तक 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। 1865 तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, और 2016 तक जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो उसमें 118 एलिमेंट आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं। होने को तो और भी हो गए हैं, लेकिन 118 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते हो, समझ में आता है। अब देखो जरा सोचो कि 118 एलिमेंट को ऐसे दे देते, लो बेटा थाली में परोस के लड्डू के जैसे, तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने इतना दिमाग लगाया ताकि आप पीरियोडिक टेबल को याद भी कर सको, और जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं वो एक ही ग्रुप में आए या एक ही पीरियड में आए, कुछ ना कुछ उनमें समानताएं हो, उन प्रॉपर्टीज मैच करती हो, इस तरह से उन्हें अरेंज किया गया। जैसे आपको मैं बोलूं कि चलो अपनी ना मम्मी ने आज आप लोगों को, आपके पापा ने आप लोगों को आज एक अलग अलग अलमारी खरीद के दी है। मान लो घर पे दो भाई मैंने अलग अलग अलमारी खरीद के दी है ना। चिंटू को अलमारी दी है लोहे वाली, और मिंटू को अलमारी दी है दूसरे लोहे वाली, मतलब दे दी, दोनों को दे दी ऐसे मान लो। तो चिंटू और मिंटू दो भाई बहन है, उनको अलमारी दे दी। अब देखो होता कुछ यूं है, वो अलमारियां आपको क्यों दी, ताकि चिंटू की अलमारी में चिंटू की बुक्स मिले, चिंटू की अलमारी में चिंटू के कपड़े मिले, चिंटू की अलमारी में चिंटू की सॉक्स मिले, चिंटू की अलमारी में चिंटू की चट्टी मिले, आ रहा है समझ में, और मिंटू की अलमारी में मिंटू का सामान मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्यों किया गया, और उसमें भी चिंटू और मिंटू को बोला गया कि तुम्हें जो सामान दिया गया है उसे तुम अलमारी में अपने हिसाब से लगा लो। तो सबने क्या किया, एक बॉक्स बनाया केमिस्ट्री का, एक बॉक्स बनाया फिजिक्स का, एक बॉक्स बनाया बायो का। उसमें केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की बुक्स होंगी, फिजिक्स में फिजिक्स की बुक होंगी, बायो में बायो की बुक होंगी, नीचे वाले अलमीरा में कपड़े होंगे, सबसे नीचे वाले अलमीरा में वो चड्डियां सॉक्स और ये सब रखेगा। आ रहा है समझ में। तो ये सबसे नीचे वाले में रखेगा। तो उसने सिस्टम तय कर लिया ताकि अगली बार उसे कुछ ढूंढना नहीं पड़े जब इमरजेंसी होगी। तो इसको कहते हैं एक सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट। कल को उसे सुबह मान लो कि 7:30 बजे स्कूल लगती है, और भाई साहब अपने उठे हैं 7:25 पे, तो कम से कम चड्डी तो बदलेगा। अब भागते हुए उसको अलमारी में अगर चड्डी नहीं मिली उसकी, तो बदलेगा कैसे। तो इसीलिए उसने सारे इंतजाम पहले से करके रख दिए। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट, जिससे आपका क्या होता है, सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट अगर आप करते हो तो चीजें ढूंढनी आसान हो जाती हैं। सो इसी वजह से हमने क्या किया, इन सारे पीरियोडिक एलिमेंट्स को उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया। इनमें अरेंज करने में बहुत लोगों का नाम आता है, लेकिन सबसे ऊपर नाम आता है दिमित्री मेंडलीव का। याद है दिमित्री मेंडलीव का। लेकिन दिमित्री मेंडलीव ने जो मेहनत की थी वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करके करी थी। एक्चुअली उसने जो क्राइटेरिया लिया था वो एटॉमिक मास लिया था, जो कि आगे चल के गलत हो गया। बट ऑलमोस्ट 70% दिमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को हम लोग काम लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। मोजले ने लिया था दिमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को काम। इस चीज को समझ में आया। तो दिमित्री मेंडलीव को हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे यहां पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेसिकली वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे ली गई, वो कैसे आया। जबकि दिमित्री मेंडलीव ने एटॉमिक मास को अपना हथियार बनाया था। एटॉमिक मास को दिमित्री मेंडलीव ने हथियार बनाया था। एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अरेंज किया था। सबसे हल्के वाले को उसने पहले रखा था, फिर भारी वाले को रखा था। आपके स्कूल में भी अटेंडेंस रजिस्टर में एंट्री कैसे होती है, ए नाम वाला पहले आता है, फिर बी नाम वाला है, फिर सी नाम वाला आता है ना। आपको प्रेयर में कैसे बिठाया जाता है, सबसे चिंटू मिंटू छोटे छोटों को आगे बिठाया जाता है, जो लंबे लंबे हैं हाथी के जैसे, अमिताभ बच्चन के जैसे, उनको पीछे बिठाया जाता है। सिस्टम बनाना जरूरी है। तो सेम सिस्टम यहां पर भी सेट किया गया। अब एटॉमिक मास के हिसाब से दिमित्री मेंडलीव ने लिया था, लेकिन बाद में जो मोजले था, मोजले ने क्या किया, बोला कि मास के हिसाब से नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर बांटने पड़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि एटॉमिक नंबर इज अ काइंड ऑफ रोल नंबर। आपकी क्लास में आपको रोल नंबर दिए जाते हैं, बोले रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे ही एलिमेंट को एटॉमिक नंबर दिए गए। अब एटॉमिक नंबर किस बिहाफ पे दिए गए, ये भी सवाल है। जैसे स्कूल में किस बिहाफ पे देते हैं, जो सबसे पहले एडमिशन लेता है उसको रोल नंबर 1, या फिर ए नाम का होता है उसको रोल नंबर 1 देते हैं, या सबसे छोटा होता है उसको रोल नंबर 1 दे देते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं, है ना। अल्फाबेटिकली भी रोल नंबर देते हैं। तो यहां पर एटॉमिक नंबर का देने का क्राइटेरिया क्या था, तो वो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली मोजले ने क्या किया, हेनरी मोजले नाम था उसका, उसने क्या किया, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से एक्सपेरिमेंट किया।
एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, हर एक एलिमेंट को वो लेता था और उस पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो टकराता था, जिससे एक अलग एक्सरे बाहर निकलती थी। और उस एक्सरे की वो क्या करता था, उस एक्सरे की वेवलेंथ को वो कैलकुलेट करता था। ध्यान से समझना, वेवलेंथ से आप वेव नंबर आसानी से निकाल सकते हो। तो बेसिकली इस तरह से उसने सारी जितने भी एलिमेंट थे, अलग अलग एलिमेंट के रिस्पेक्टिव एक्सरे को निकाला, उस एक्सरे की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। और अपन पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर की वेवलेंथ पता होता है, वेव नंबर भी निकाल सकते हो। तो उसने ये पाया बेसिकली। और ऐसे करके क्या हुआ, मान लो कि किसी की जो वेवलेंथ है वो आई 100, किसी की वेवलेंथ आई 101, किसी की वेवलेंथ आई 102, किसी की वेवलेंथ आई 104। तो वेवलेंथ के हिसाब से, जो एक्सरे की वेवलेंथ आई उसके हिसाब से उसने क्या किया, सबको अरेंज कर दिया। समझ में आया। और उसने ये पाया कि जो वेव नंबर का अंडर रूट होता है, और जो उसने सबको अरेंज किया था वो एक स्ट्रेट लाइन था। इसके बिहाफ पे, मतलब समझो हीलियम, अच्छा हाइड्रोजन यहां पर आ रहा है तो हीलियम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ यहां पर है, लिथियम के रिस्पेक्ट में ग्राफ यहां पर है, बरीलियम के रिस्पेक्ट में ग्राफ यहां पर है, बोरॉन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ये है। इस तरह से आगे बढ़ता गया और वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, जो एक बहुत बड़ा सक्सेस बना। और बाद में उसको ये क्लैरिटी आ गई, कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड, जो भी फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, जो भी वेवलेंथ निकल रही थी, और जो भी एटॉमिक नंबर है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। फाइनली उसने क्या किया, सबको उसने हर एक एलिमेंट को एटॉमिक नंबर बांट दिया। समझ में आ गया। इस तरह से एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे बोला कि अब जो पीरियोडिक टेबल बनेगी वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे बनेगी। समझ में आ गया। और उसने इस चीज के लिए किसको रेफरेंस लिया था, हर एक एलिमेंट की एक्स रे जो निकल रही थी उसकी जो भी वेवलेंथ थी, उससे वो फ्रीक्वेंसी मेजर करता था। उस फ्रीक्वेंसी को उसने रेफरेंस लिया था। जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया था वो अंडर द रूट फ्रीक्वेंसी बाय एटॉमिक नंबर था। पहले मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह वेव नंबर बोल दिया था, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आप लोग याद रखिए कि वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी की रूट है और एक्स एक्सिस पे हम लोग एटॉमिक नंबर लेते हैं। तो इस तरह से उसने, मोजले ने ग्राफ बनाया और फाइनली उसने कहा कि भैया सीधी सी बात है, अब की बार जो भी सरकार बनेगी या फिर जो भी हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाएंगे वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे होगी। सिंपल है, सबको समझ में आया। सो फाइनली उसने यहां पर एटॉमिक मास ना लेते हुए एटॉमिक नंबर को अपना रेफरेंस बनाया और पूरी पीरियोडिक टेबल को उसने बना के दिया। मोजले इज द पर्सन जिसकी वजह से आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हो और उसी के बिहाफ पे आप मॉडर्न लॉ भी देते हो। द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड, यस, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अरेंज की गई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स, जो कि कितने होते हैं, टोटल 7। वर्टिकल रोज को क्या बोलते हैं यहां पर, ग्रुप्स, जो कितने होते हैं, 18। ये तो आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे इनको डिवाइड किया गया। 7 इसमें रोज होती हैं, 18 इसमें कॉलम होते हैं। रोज को हम पीरियड बोलते हैं, कॉलम्स को हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां से आप लोगों को अपनी पीरियोडिक टेबल याद करनी होती है। सो फाइनली अगर कोई पूछे कि भैया प्रेजेंट सिनेरियो में क्या स्टेटमेंट है, प्रेजेंट सिनेरियो में पीरियोडिसिटी का क्या लॉ है, तो आप ये बोलोगे, elements with the similar chemical and chemical properties occur at regular periodic intervals when the elements are arranged in the order of increasing atomic number। एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे बनाया गया था। समझ में आ गया। जो मोजले जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसको बनाने में कम से कम 200 साल लगे। और ये जो पीरियोडिक टेबल दिखता है वो ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, सबसे बड़ा इन्वेंशन है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन्वेंशन। ठीक है, जिसमें आप देखो, आप लोग यहां पर टोटल देख पा रहे हो कि टोटल आपके पास 7 ग्रुप हैं, 7 कॉलम्स हैं जिनको पीरियड कहते हैं, 18 ग्रुप हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, यस 18 कॉलम्स हैं जिनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पीरियड दिखेंगे और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको ग्रुप्स दिखेंगे।
18 ग्रुप में जो सबसे पहला आपको ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये आपको याद होना चाहिए। मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। ग्रुप नंबर 1 को याद करने का तरीका क्या है? हलीना की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 को याद करने का तरीका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 13। कैसे याद करते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 कैसे याद करते हैं? कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 कैसे याद करते हैं? नापी ऐसे सबके बीच, आई एम टॉकिंग अबाउट पानी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 कैसे याद करते हैं? ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 कैसे याद करते हैं? दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और ग्रुप नंबर 18 कैसे याद करते हैं? ग्रुप नंबर 18 याद करते हैं हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इस तरह से इनको याद किया जाता है। ये आपके ग्रुप नंबर 18 हो गया। और उसके बाद आपका देखो, आपको लेफ्ट टू राइट भी डी ब्लॉक को याद करना पड़ता है, जो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि डी ब्लॉक, बेसिकली आपका जो डी ब्लॉक है उसके एलिमेंट पीरियड नंबर 4 से शुरू होते हैं। वो है शक्ति वक्रमन। जो पहला वाला पीरियड है वो ये है, शक्ति वक्रमन, फीको निकुंजन, यानी कि स्कैंडियम। इसको आप लेफ्ट टू राइट याद करो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसको ऐसे याद करने का। उसके बाद उसके नीचे वाली रो कैसे याद करोगे? उसके नीचे वाली जस्ट रो को देखो, मैं यहां से हट जाता हूं। अगर उसके नीचे वाली रो को देखोगे तो वो होगी दैट इज वाई जर्नब मुंह तक रियो रे। देखो, वाई जर्नब मुंह तक रियो रे। पड एजीसीडी, यानी कि यट्रियम, जर्कोनियम, निबीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, प्लैटिनम, सॉरी पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। याद रखना है आप लोगों को। ये होना है, कोई लड़का है जर्नब, उसको पूछ रहा है वाई जर्नब मुंह तक रियो रे, पड एजीसीडी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो पीरियड है वो कैसे याद करोगे? वो ये वाला है, ला हफ्ता डब्ल्यू रे। मतलब यहां से आपका एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। जो आपकी लेंथेनम है बेसिकली वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद देखो, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ये आपको ऐसे याद करने हैं। तो अगर आप इतना भी याद कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ। आपको इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर हो गया? तो आप लोग देखो, ऊपर से नीचे तक आप लोग याद करो। किसको याद करोगे? ऊपर से नीचे तक तो आपको याद करना है हमारे ये वाले एलिमेंट जो हैं, ग्रुप वाले, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसको ऊपर से नीचे याद करना है। दाएं से बाएं किसको याद करोगे? डी ब्लॉक की पीरियड नंबर 4, 5, 6। बस इतना बहुत है। अगर आपने इतना याद कर लिया दैट इज मोर देन इनफ। अब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बताता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना और सब लोग अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। ये जो पीरियोडिक टेबल दिखती है उसमें जो ग्रुप नंबर 1 है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल। प्लीज आप याद कर लो, इस पे सवाल आते हैं। दूसरे वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं चेल्कोजन। क्या बोलते हैं? चेल्कोजन। ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। उसके बाद डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके अलावा जो ग्रुप नंबर 11 दिख रहा है, कौन सा वाला? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको बोलते हैं हम लोग कोइनेज मेटल। कोइन एज मेटल। ठीक है। उसके बाद ये जो यूरेनियम के बाद दिख रहा है, ठीक है, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक। तो आप लोग ये याद कर लो, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन मेटल। 13 को बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 निकटोजन फैमिली। ये भी नोट डाउन कर लो, निकटोजन फैमिली, निकटोजन, पी लगता आगे, निकटोजन फैमिली। 16 को चेल्कोजन, 17 को हेलोजन। उसके बाद नोबल गैस। ठीक है। ये जो
ग्रुप नंबर 11 दिख रहा है उसको कोइनेज मेटल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप नंबर 12 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रुप नंबर 12 को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप नंबर 12 को बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। लिख लो, ग्रुप नंबर 12 को बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखोगे, ये जो आपको बैंगनी कलर में, पर्पल कलर में दिख रहे हैं वो मेटलोइड्स हैं। मेटलोइड्स कौन कौन से हैं जरा आप इस पे भी गौर कर लो। मेटलोइड्स हमारे पास बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एंटीमनी, उसके बाद टेलूरियम, सॉरी ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम एंड पोलोनियम। ये जो आपको बैंगनी रंग में दिख रहे हैं, जो आपके पर्पल कलर में दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है हमारे पास? मेटलोइड्स हैं, यानी कि सेमी मेटल्स हैं। एक होते हैं मेटल और एक नॉन मेटल, होते हैं सेमी मेटल्स, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं नीचे नीचे, उनको बोलते हैं लेंथेनोइड्स। जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो होते हैं एक्टिनोइड्स। अब इतना भी याद करोगे तो ओ माय गॉड, बल्ले बल्ले आपकी, आ रहा है समझ में? तो उसके बाद ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है उसको बोलते हैं पोस्ट लेंथेनोइड। रेड के बाद जो दिख रहे हैं उनको बोलते हैं पोस्ट एक्टिनोइड्स। बाप रे, इतना सब कुछ अगर आपको याद है तो आपकी बल्ले बल्ले। और फाइनली ये जो ग्रे कलर में आपको दिख रहे हैं उन पे अभी तक काम चल रहा है। ये अननोन प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है जो जिन पे अभी काम चल रहा है, वो अभी तक मिले नहीं है। तो ये पीरियोडिक टेबल अपने आप में आपको बहुत कुछ कहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आपको ये सब चीजें याद है तो आपकी बल्ले बल्ले है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ब्लॉक के हिसाब से जरा पढ़ते हैं, ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं। तो आप जरा देखिए, ब्लॉक वाइज अगर देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। पहला एस ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, उसके बाद एफ ब्लॉक। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। मैक्सिम देखो मजे की बात, क्योंकि एस की बात करें तो एस सबशेल ऐसा होता है जिसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, है ना। तो उसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, ये क्राइटेरिया है। पी के अंदर आप टोटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, है ना। तो उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से उसमें मात्र आपको 6 ग्रुप मिलेंगे। डी ब्लॉक में मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो उसमें आपको 10 ग्रुप मिलेंगे। और एफ सबशेल के अंदर आप टोटल, ये ऑर्बिटल नहीं लिखिएगा, सबशेल लिखिएगा। सबशेल के अंदर आपको टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, इसलिए वहां पर 14 ग्रुप आपको दिखेंगे। अब आप कहोगे कि ये सब क्या है, तो आप इस पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो। फिर से सब लोग ध्यान से देखना, मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये दोनों मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब यहां से 13 से लेके 18 तक इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। अब आप पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप दिखेंगे आपको, ठीक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप दिखे, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप, डी ब्लॉक में आपको 10 ग्रुप दिखेंगे। ये टोटल ग्रुप काउंट कर लो, ये 10 हैं। ये डी ब्लॉक है, 10 ग्रुप दिखेंगे। और जब नीचे नीचे आप देखोगे, बड़ी बड़ी सी लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, जो बिल्कुल नीचे देखोगे, ये आपका एफ ब्लॉक है। इसमें टोटल 14 आप लोगों को कॉलम दिखाई देंगे। ये एफ ब्लॉक है, जिसको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ये आपके टोटल 14 आप लोगों को रोज दिखाई देंगी, सॉरी कॉलम्स दिखाई देंगे, 14 कॉलम्स, है ना। तो ये इसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। चलिए अब आपको मालूम पड़ गया। अब आप जरा गौर से देख करो, जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उनको एस ब्लॉक वाले एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस यानी कि एस में भरा जाता है। अगर एल्कली मेटल की बात करें तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा NS1 में, मतलब NS1 लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो S में भरा जाएगा, और मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा S में। जबकि अगर हम लोग ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन वो होगा NS2। इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2। तो जरा गौर से देखो, हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। लिथियम की बात करें तो 2s1, सोडियम की बात करें तो 3s1। इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 में आ जाओ, बरीलियम की बात करें तो इसका होता है 2s2, मतलब ये NS2। यहां पर N क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्रुप नंबर 1 का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, ग्रुप नंबर 2 का होता है NS2, तो यहां पर N है क्या? N है पीरियड नंबर। क्या है ये?
पीरियड नंबर, अगर आपको पीरियड नंबर पता है तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से लिख सकते हो। मैग्नीशियम के केस में 3s2, कैल्शियम के केस में 4s2, इस तरह से इसको लिखा जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में जो अगर हम 13 नंबर ग्रुप की बात करें तो उसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन बताएगा इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कोई बता सकता है? जैसे कि अगर हम लोग बात करें चलो बोरॉन की, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे भरोगे? 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद भरा जाता है 2p1। तो इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जरा आप ध्यान से देखो, ns2 एंड np1, ये इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 13 नंबर ग्रुप का। और n का मतलब क्या होता है? पीरियड नंबर। समझ में आ गया? ns2 np1। इसी तरह से 14 नंबर ग्रुप का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ns2 np2। इसी तरह से 15 नंबर ग्रुप का क्या होता है? ns2 np3। 16 का क्या होता है? ns2 np4। ये तो आपको लिखना आता होगा बचपन से ही। उसके बाद 17 का क्या होता है? ns2 np5। और 18 का क्या होता है? ns2 np6। ये इस तरह से भरे जाते हैं। सबको समझ में आ गया? आई थिंक ये आपने बचपन में पढ़ लिया होगा। ये इनके जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर पूरे पी ब्लॉक के पूछूं, अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ पूरे पी ब्लॉक का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे ns2, मतलब s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसी तरह से np के अंदर 1 से लेके 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दी ग्रुप। आया समझ में? तो ये ns2 np126 ये इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन द केस ऑफ, यस, इन द केस ऑफ पी ब्लॉक। इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करो तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे नीचे लिखा हुआ है, वो होगा ns2 एंड n-1 d1 to 10। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब ये d1 to 10 का मतलब क्या है, जरा आप देखो। मान लो कि आपको बोला चलो ना एक काम करिए सर, अभी ना आप एक तो हमें लिख के दिखाइए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक हमें लिख के दिखाइए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। कॉपर का कितना होता है? 29। अब कहते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, तो कैसे लिखोगे? ऑर्गन तक तो 18 हो गए, उसके बाद 24 भरने हैं, उसके बाद क्या करोगे? 3D के अंदर कितने लिखे जाते हैं? 5। और 4s में कितना आता है? 1। ये एक एक्सेप्शन है बाय द वे। तो ये जो एक्सेप्शन है क्रोमियम एंड कॉपर, ये जनरलाइज ये जो फॉर्मूला है उसको तोड़ता है, क्योंकि जनरलाइज फॉर्मूला तो आपको ये कहता है कि ns में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन क्रोमियम में ऐसा नहीं होता। तो क्रोमियम एक एक्सेप्शन है जहां पर 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? ns, n क्या है यहां पर? आखिरी इलेक्ट्रॉन का ये जो n है बेसिकली आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में भरा गया, ये वो है। आया समझ में? इसी तरह से चलो कॉपर की बात कर लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑर्गन, उसके बाद 3D में होता है 10 और 4s में कितना होता है? 4s में होता है 1। तो ये भी एक एक्सेप्शन है जो कि इसके जनरलाइज फॉर्मूले को तोड़ता है। बाकी सब जनरलाइज फॉर्मूले को यस फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं चलो मैंगनीज का लिख के बताओ, तो मैंगनीज के लिए क्या लिखोगे? ऑर्गन तक 18 हो गया, 25 इसका इलेक्ट्रॉनिक 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद 3D में कितने भरोगे और 4s में कितने भरोगे? 4s में 2 भरोगे, 20 हो गए, 20 और 5 यहां भरोगे। तो ये हो गया देखो ns2 एंड n-1 5। आ गया समझ में? ये इसको फॉलो करता है, इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। तो इस फॉर्मूले को फॉलो कौन नहीं करता? जैसे कि क्रोमियम और कॉपर फॉलो नहीं करता, दैट इज एक्सेप्शन। बाकी फॉलो करते हैं। आई थिंक रेयर एक्सेप्शन आप लोगों को दिखेगा, मे बी कैडमियम भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों को इसको लिखना होता है। अब एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सब लोग एफ ब्लॉक का जनरलाइज फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि सवाल बहुत पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f1 to 14, मतलब f में आप 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। समझ में आ गया? उसके बाद n-2 के बाद आएगा n-1 d1 to 2 और ns2। ये इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। प्लीज आप इसको लिख लो। ठीक है, 0 से 2 होता है, कभी कभार d में 0 भी आ जाते हैं।
तो ये होता है भाई n-2 f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 d के अंदर 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन और ns2 s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनके जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे मूव करने से पहले अपन थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपना आता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इसको जरा पढ़ें कि क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको आगे वाली चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्या होता है। तो मैं देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप जरा समझिए कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मतलब ये हो गया कि इसमें प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के पापा, आ गया समझ में। ये आपका फर्स्ट सब शेल है और ये आपका मान लेते हैं सेकंड शेल है, ये आपका थर्ड शेल है। अब आप खुद से सोचो कि जो प्रोटॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है उससे वो अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा, जो सबसे पास है उसको अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा। लेकिन कोई दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इसकी पावर इतनी नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है जो पहले शेल में भरा हुआ, वो दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। आ रहा है समझ में? धक्का देगा। बोले कि पापा का प्यार मैं अकेला लूंगा, तू क्यों लेगा, तो उसको धक्का देगा। वो जो बहुत बाहर भरा हुआ है वो तो बेचारा बिल्कुल बेचारा ही है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन उस तक अपनी अट्रैक्शन पहुंचा ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो बहुत दूर है। ऊपर से क्या है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उसको रिपेल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फील करता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से प्रोटॉन का प्यार या अट्रैक्शन पूरा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता। इस चीज को समझने के लिए सिंपल डायग्रामेटिकली यू भी समझ सकते हो कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली अंदर के सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस जो है बेसिकली वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट उतनी तेजी से नहीं कर पाता जितने कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कर पाता है। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर सबको समझ में भी आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब न्यूक्लियस के प्यार को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं या फिर शील्ड कर रहे हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज बताता हूं। एक्चुअली आप लोग अगर देखोगे तो टोटल अगर आप चार्ज देखो, अब यहां पर थोड़े से फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप देखोगे कि कोई न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक अपनी कितनी अट्रैक्शन पहुंचा रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा जरा आप चेक करो। अब आप क्या करते हो, देखो टोटल न्यूक्लियस चार्ज कैलकुलेट करो। टोटल न्यूक्लियस चार्ज यस एटॉमिक नंबर के बराबर है। आपको भी पता है यार, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर मान लो कितना है, सोडियम का कितना होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। आ गया समझ में? और हम लोग सोचते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन का इतना 11 प्रोटॉन का पूरा अफेक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। और एक्चुअली जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है जिसको Z स्टार बोलते हैं, वो कितना होता है, दैट इज Z माइनस सिग्मा। मतलब ये Z क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, उसमें से सिग्मा को माइनस कर रहे हो, यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देते हो आप, कि कितना स्क्रीनिंग हो रही है। समझो भाई 11, भले ही यहां पर 11 प्रोटॉन होंगे, लेकिन 11 प्रोटॉन का पूरा प्यार आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच रहा, तो फिर कितना पहुंच रहा है, उसमें से आप स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दोगे। इसी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। सबको समझ में आया? चलिए अब मैं आपको थोड़े से और चीजें बताता हूं। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होना चाहिए। पहली चीज तो ये होगा। इनर इलेक्ट्रॉन कितने, जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैं आपको बता देता हूं कि एस ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि एस सबशेल बेसिकली न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। उसके बाद होता है पी सबशेल। पी सबशेल की जो स्क्रीनिंग होती है वो पुअर होती है एज कंपेयर टू एस। डी और एफ की तो और भी गंदी होती है।
मतलब अगर मैं कहूं कि डी और एफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होती। समझ में आ गया? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास नहीं होते और ज्यादा डिफ्यूज्ड भी होते हैं। मतलब आप देखो कि एस बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन पी देखोगे तो डंबल शेप है, ये डिफ्यूज्ड है। डी तो और भी डिफ्यूज्ड है और एफ तो हद ही डिफ्यूज्ड है। इस वजह से वो इतना ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं कर पाते। अगर कोई सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किन इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो वो एस में भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो जबरदस्त स्क्रीनिंग दिखाते हैं, मतलब जबरदस्त पुशिंग करते हैं। ठीक है। अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो एस की सबसे ज्यादा होती है। और आप लोग याद रखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर शेल बढ़ रहा है और अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, दाएं से बाएं जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता है। ये आप नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऊपर से नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, दाएं से बाएं जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता है। इज इट क्लियर? ये आप लोग याद रखिएगा। अब अपन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज अगर हम बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की बात हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, टॉप टू बॉटम करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें जहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की बात होती है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का यही है जो आपने फॉर्मूला पता, जेड स्टार विच इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। आ रहा है समझ में? अब आप खुद से सोचना जरा कि जेड स्टार को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, और अभी आप पढ़ के आए थे कि जो सिग्मा की वैल्यू है यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट घटने लगता है। समझ में आ गया? और टॉप टू बॉटम जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज घटने लगता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है। यह चीज नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम यहां पर पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है, अब आप देखना जरा ध्यान से, बहुत आसान है। सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियाई निकालते कैसे? दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दो। देखो, दो एटम मान ली, उनके बीच की डिस्टेंस आ गई डी, उसको आधा कर दो तो क्या होगा? एक एटम का रेडियस निकल के आ जाएगा। इसी तरह से निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि एक एटम बेसिकली एटम बहुत छोटा होता है जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, तो बहुत ही स्पेक्यूलेटेड कैलकुलेशन होती है उसकी। अब जो एटॉमिक रेडियाई होती है जो आप निकालते हो वो 3 तरह की होती है। पहली होती है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी होती है मेटालिक रेडियाई, तीसरी होती है वैन डेर वाल्स रेडियाई। तो ये 3 तरह की रेडियाई आप लोगों को दिखती है, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वैन डेर वाल्स। ठीक है, रेडियाई ये 3 तरह की होती है। अब कोवेलेंट रेडियाई किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के लिए। मेटालिक रेडियाई किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? मेटालिकली बॉन्डेड एटम्स के लिए। और वैन डेर वाल्स रेडियाई किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? नोबेल गैस के लिए। ठीक है, स्पेशली नोबेल गैसेस के लिए वैन डेर वाल्स रेडियाई कैलकुलेट करते हैं। अब उसका मतलब समझो। आपको पता है कि कोवेलेंट रेडियस हम लोग काउंट करते हैं स्पेशली नॉन मेटल्स के लिए, यानी कोवेलेंटली बॉन्डेड। आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल। और उसमें आपको यह भी पता है कि उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? आपको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में आप लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हो। शेयरिंग करते हो तो ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग की वजह से ये एरिया तो कॉमन है दोनों में। अब अगर आप यहां से बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके डी से 2 से डिवाइड भी कर देते हो तो एक्चुअल रेडियस नहीं आती, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसी को हम लोग कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस बेसिकली नॉन मेटल्स के लिए कैलकुलेट की जाती है, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और वहां पर ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं मेटालिक। मेटालिक रेडियाई मेटालिक बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के लिए, जैसे कि अगर अपनो आयरन की बात करो, कॉपर की बात करो, तो वहां पर एटम जो होते हैं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। वहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, तो वहां पर कुछ नहीं करना, इनके दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस ढूंढो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसको मेटालिक रेडियाई बोलते हैं। एक होता है वैन डेर वाल्स रेडियाई। वैन डेर वाल्स रेडियाई बेसिकली, ये तो गलत दिख रहा है, बेसिकली वैन डेर वाल्स रेडियाई जो होता है ना, मैं आपको समझाऊं, वो स्पेशली हम लोग कैलकुलेट करते हैं नोबेल गैसेस के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? नोबेल गैसेस के लिए।
अब वेंडरवॉल्स रेडियाई नोबल गैसेस के लिए कैलकुलेट होती है, और गैसेस एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करती, वो एक दूसरे से डिस्टेंस में रहती हैं, एक मिनिमम डिस्टेंस होती है। ये आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि एक हद के बाद वो वापस नहीं आते, एक हद के बाद पास नहीं आते। समझ में आ गया? दो गैस के मॉलिक्यूल एक हद के बाद पास नहीं आते। आ गया समझ में? तो जब वो पास नहीं आते, तो अब अगर आपने इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो वो आप थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो है बीच का, ये जो एक्स्ट्रा एरिया वो भी कैलकुलेट हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रेडियस कौन सी कैलकुलेट होके आती है, तो वो होती है वेंडरवॉल्स रेडियस, जो सबसे ज्यादा कैलकुलेट होके आती है, क्योंकि बीच की डिस्टेंस भी काउंट हो जाती है। मॉडरेट लेवल पे कौन सी कैलकुलेशन होती है? मेटालिक रेडियाई की मॉडरेट लेवल पे कैलकुलेशन होती है। सबसे कम कैलकुलेशन किसकी होती है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट रेडियाई सबसे कम होती है, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग होती है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस रेडियाई का डिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब यहां पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कहां होती है? कुछ इंच एक्स्ट्रा, वो होती है वेंडरवॉल्स में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहां होती है? मेटालिक रेडियाई में। और कोवलेंट रेडियाई में तो कुछ इंच कम कैलकुलेशन होती है, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सवाल काफी बार पूछा जाता है कि वेंडरवॉल्स रेडियाई सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियाई, और फिर आती है कोवलेंट रेडियाई। और ये आपको पता होना चाहिए, सवाल बहुत बार पूछा गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। अब आपको खुद को ही पता है यार, ऊपर से नीचे जाओगे तो शेल बढ़ता है। सिंपल सी बात है, अगर शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। समझ में आ गया? अगर दाएं से बाएं जाओगे तो यहां पर आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियाई घटती है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। सो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, दाएं से बाएं जाने पर एटॉमिक रेडियाई घटती है। अब उसके पीछे के लॉजिक क्या दिए जाते हैं? अगर हम लोग ऊपर से नीचे वाले का लॉजिक देखें तो वहां पर शेल बढ़ रहा है, एक तो शेल की इंक्रीज होने की वजह से होता है। अरे ऑब्वियसली यार, जब शेल 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। दूसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इस वजह से रिपल्शन ज्यादा होती है, जिससे आपकी रेडियस बढ़ते रहती है। अगर हम लोग बात करें दाएं से बाएं, तो वहां पर बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है? आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और एटॉमिक रेडियाई घटने लगती है। तो ये नॉर्मल लॉजिक्स हैं जो आपको क्लैरिफाई होने चाहिए, ठीक है? सो आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक रेडियाई जो है बेसिकली ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है और दाएं से बाएं जाने पर घटती है। ये जनरल ट्रेंड है, वहां एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। सबको समझ में आ गया? चलिए एक्सेप्शन की बात भी कर लेते हैं। जब लगे हाथ मैंने बोला कि एक्सेप्शन भी है, तो जनरल ट्रेंड में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन कहां है जरा देखो, ग्रुप नंबर 13 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 13 में होना कुछ यूं चाहिए कि पहले आना चाहिए बोरॉन, फिर एलियम, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेड तो ये वाला ऑर्डर है कि थैलियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन। लेकिन ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक रेडियाई ऑब्जर्व होके आती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम से गैलियम पर जब आप जाते हो तो यहां पर आपको डी इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, और जिनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। इतनी पुअर होती है कि वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाती और न्यूक्लियस खींच लेता है उसको, है ना? ये पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा होता है। जरा आप देखो, नीचे लिखा भी हुआ है, ये पुअर शील्डिंग, 3D जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा होता है। अच्छे से शील्ड नहीं हो पाती तो न्यूक्लियस उनको खींच लेता है अपनी तरफ, तो उनका जो साइज होता है वो घट जाता है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है? वेरी गुड, नोटेड, बहुत अच्छी बात है। आयनिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। देखो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा ट्रेंड आपको एटॉमिक रेडियाई में देखने को मिलता है, आयनिक रेडियाई भी वैसी वेरी करती है। लेकिन मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता देता हूं, एनायन अगर कोई एनायन बनाया है, उसकी रेडियस हमेशा कैटायन से ज्यादा होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो शेल बढ़ेगा। एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। एनायन कैसे बनाते हो? किसी भी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दो तो वो एनायन बन जाएगा। अब यहां पर ये एनायन जो बना है बेसिकली, वो कैसे बना है? वो बना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो बेसिकली आप किसी शेल में तो इलेक्ट्रॉन को डालोगे, तो शेल ऐड कर रहे हो। शेल ऐड कर रहे हो तो आपका साइज बढ़ेगा। या फिर आप इसको यूं भी पढ़ सकते हो कि भैया प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से
प्रोटॉन जो है उसकी पावर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाती और साइज बढ़ने लगता है। तो एनायन की साइज हमेशा कैटायन से बड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? और बाकी ट्रेंड सिमिलर है। आयनिक रेडियाई भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और दाएं से बाएं जाने पर घटती है। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी सिंपल। अगर मैं बोलूं कि कैटायन का आप लोग बताइए कि यहां पर अगर मैं पहले ग्रुप के कैटायन ले लूं तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? तो सीजियम प्लस की साइज सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पानी में डाल दिया, इन कैटायंस को पानी में डाल दिया, तो लिथियम की साइज क्योंकि सबसे छोटी थी तो इसको पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरते हैं। ज्यादा घेरने की वजह से हाइड्रेशन मतलब सॉल्वेशन में, मतलब पानी के अंदर इसकी साइज सबसे बड़ी काउंट होती है। तो ध्यान से सुनो, अगर गैसियस, ये जो ऊपर ऑर्डर दिया हुआ वो तो गैसियस एट आयंस का है, गैसियस आयन में सीजियम की सबसे बड़ी होती है। लेकिन अगर कोई बोलूं पानी के अंदर बताओ किसकी सबसे बड़ी साइज होती है, तो वो आप लिथियम बोलोगे। याद रखना, लिथियम की साइज सबसे छोटी थी, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इतना ज्यादा घेर लेते हैं उसको, साइज बड़ी बना देते हैं, उसको मोटा ताजा तंदुरुस्त कर देते हैं। तो यहां पर साइज डिपेंड करती है उसके फेज पर। गैसियस फेज पे तो सीजियम प्लस का नंबर आएगा, लेकिन अगर पानी के अंदर बात कर रहे हो तो लिथियम प्लस का नंबर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि आप किसी एटम को आयनाइज कर रहे हो। किसी गैसियस एटम को आयनाइज करने का मतलब हो गया कि वो कैटायन में कन्वर्ट हुआ और उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अगर आप किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एटम खुद एनर्जी निकाल के इलेक्ट्रॉन निकाले, नॉट एट ऑल पॉसिबल। एटम को कोई ना कोई अमाउंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा। इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। लिख लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख लो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, यू हैव टू प्रोवाइड दी एनर्जी। आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब काम होएगा, अदरवाइज काम नहीं होएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया? अब देखो, किसी गैसियस एटम को जब आप एनर्जी दी तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर फेंक दिया। इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, एंड इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? आपको ध्यान रखना है। ये वैसे लिखा हुआ है, पॉजिटिव का मतलब होता है वो एंडोथर्मिक है और नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, ध्यान रखना। दिस इज एंडोथर्मिक कंप्लीटली। अब आते हैं भैया सक्सेसिव आईपी का मतलब समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव आईपी। सक्सेसिव आईपी का मतलब क्या है? अब आपने क्या किया, एक एटम को थोड़ी सी एनर्जी दी, उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया। अब मान लो इसी को और एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इसने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। आ रहा है सबको समझ में? तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, पहले वाली एनर्जी को बोलते हैं IE1 यानी कि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे वाले को बोलते हैं IE2 यानी कि दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी दो है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आप याद रखिएगा कि जो दूसरी वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, चाहे एटम कोई भी हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिख लो, सबको काम आएगा। दूसरी वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरी वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पहले वाली से ज्यादा होती है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, याद करने को याद कर लो। आया समझ में? जैसे एल्यूमिनियम की बात करो, एल्यूमिनियम अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसके लिए जो एनर्जी लगी I1, दूसरा छोड़ेगा तो उसके लिए जो एनर्जी लगी I2, तीसरा छोड़ेगा तो उसके लिए एनर्जी लगी I3, चौथा छोड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर छुड़वाना चाहते हो तो दुनिया में तो सारे काम हो सकते हैं भैया, जबरदस्ती करोगे, ज्यादा हीट करोगे तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो उसको IE4, इन्हीं को हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। समझ में आ गया? और हमेशा दूसरे वाली पहले वाली से ज्यादा होती है, तीसरे वाली दूसरे वाली और पहले वाली से ज्यादा होगी, चौथे वाली तीसरे दूसरे और पहले से ज्यादा होगी। तो जो आगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा बढ़ते रहती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया? हमेशा याद रखो कि सक्सेसिव एनर्जीज आगे आगे रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती जाती है। सबको समझ में आ गया? और चौथे वाली एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो इतनी ज्यादा होगी, हद से ज्यादा। क्यों?
क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका जो एल्यूमिनियम है बेसिकली वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका है। अगर मैं बोलूं कि Al+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो वो बोलोगे 2-8, क्योंकि Al+3 में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको नोबेल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, और नोबेल कॉन्फ़िगरेशन में अब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आते हैं अपन वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक नंबर के हिसाब से जरा चेक करते हैं कि वेरिएशन आता कैसे। तो मजे की बात देखो, अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर ये पीरियड नंबर 1 की, तो हाइड्रोजन की ये है, तो हीलियम की सबसे ऊपर है। अब मजे की बात देखो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, और नोबेल गैस की आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि नोबेल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। तो हीलियम की आपको टॉप पे दिख रही है, फिर नियोन की दिख रही है, फिर ऑर्गन की दिख रही है, क्रिप्टॉन की दिख रही है, जिनॉन की दिख रही है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में टॉप पे होती है, और सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? हीलियम की। पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम इज द एटम जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट। सबको समझ में आ गया? और सबसे लोएस्ट किसकी होती है? सबसे लोएस्ट होती है देखो एल्कली मेटल्स की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दिख रहा है सब लोगों को? तो ये ऐसे हैं जिनकी सबसे कम है। रुबीडियम, सीजियम, देख लो, ली ना की रब से फरियाद, ये सबसे नीचे आते हैं, निकम्मे हैं एक नंबर के। तो एल्कली मेटल जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, और नोबेल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आप ध्यान रखोगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नोबेल गैसेस की सबसे ज्यादा दिखेगी, और सबसे कम आपको किसकी दिखेगी? सबसे कम दिखेगी एल्कली मेटल्स की। क्योंकि आपको बताया तो जो सीजियम है ना, सीजियम तो अगर आप सीजियम को अपने पाम पे रख लोगे ना, पाम पाम मतलब आपकी हथेली, तो वहीं पर पिघल जाएगा। ये इतना सख्त सख्त लोंडा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल पिघला हुआ होता है। मतलब यहां पर रख दो आप, समझ में आ गया? पाम पे रख दोगे तो सीजियम पिघल जाता है। गैलियम के साथ भी ऐसा ही होता है। गैलियम भी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम और गैलियम की बहुत कम होती है। ठीक है? अब गाइस 2021 के लिए अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। 2021 के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने भाई बहन को जरूर ज्वाइन कराएं। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है जो आप अपने भाई बहन को दिलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको मैं कूपन कोड दे रहा हूं, दैट इज AA Pro। अपने भाई बहन को लॉन्ग टर्म कोर्स ज्वाइन करवाओ, अभी तक खत्म नहीं हुआ है चैप्टर को। ठीक है? ये आपके छोटे भाई बहन के लिए जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, तो जरा उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटने लगती है। दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये सभी के लिए लागू होता है। जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, वैसे वैसे आपकी जो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो घटने लगती हैं। अब आप खुद से ही सोचो, साइज बढ़ने लगेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो दूर जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो कम एनर्जी में ही उसको बाहर निकालना आसान है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस से तो पकड़ है नहीं। आ रहा है समझ में? दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियस चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज होगा आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आयनाइजेशन न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो अगर खींच के रखेगा तो इसको बाहर निकालना आसान नहीं होगा। सिंपल बात है। तीसरा है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर किसी की स्क्रीनिंग ज्यादा है तो वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। स्क्रीनिंग ज्यादा है तो पुश करेंगे कि तू जा, आवारा है तू जा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया ना। तो जहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अगर मान लो S की स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी पक्का से कम होगी। आ गया समझ में? यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या फिर फुल्ली फिल्ड होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली हाई होती है। यह आप लोग याद रखिए, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर। अगर जिसकी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि अपन बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का आपको पता है कि 1s में 2 भरते हैं, 2s में 2 भरते हैं, 2p के अंदर आपने कितने भरे? 3। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s में 2, 2s में 2, लेकिन 2p के अंदर आपने 4 भरे। तो आप देखोगे नाइट्रोजन वाला हाफ फिल्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से हमेशा ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
अब हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड की, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जो आयनाइजेशन थेरेपी है बेसिकली वो एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक साइज के एंटी, एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन थेरेपी घटेगी, ये अपने को पहले से पता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन थेरेपी घटती है। ऑब्वियसली यार साइज बढ़ रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। दाएं से बाएं साइज घटता है तो आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है। मतलब इधर से इधर जाने पर आपको सबको पता है नोबेल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना खांडे की धार है, मतलब नहीं निकाल पाओगे। समझ में आता है। अब अपन बात करते हैं एक्सेप्शन की, थोड़े बहुत एक्सेप्शन भी है। ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लगता है ऐसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसा होना चाहिए क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर बेसिकली साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन थेरेपी घटनी चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व ये होता है कि जो टाइटेनियम है उसकी आयनाइजेशन थेरेपी इंडियम से ज्यादा होती है। लिखिए सब लोग, ये जो इंडियम, सॉरी टाइटेनियम नहीं है, थैलियम है, थैलियम की आयनाइजेशन थेरेपी इंडियम से ज्यादा होती है। दिस इज द एक्सेप्शन। नाउ दिस इज द एक्सेप्शन। कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट से बड़ा कोई प्रूफ ही नहीं होता। समझ में आ गया? ऐसा इसीलिए हुआ। इसी तरह से ग्रुप नंबर 14 में भी हमें नजर आता है कि कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि लेड का जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो टिन से ज्यादा होता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो कि लेड का आयनाइजेशन थेरेपी टिन से ज्यादा होता है और थैलियम का आयनाइजेशन थेरेपी इंडियम से ज्यादा होता है। नाउ दीज आर द टू एक्सेप्शंस ओवर देयर। ये दो एक्सेप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की तो आपको बताता हूं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक तो आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद इन तीनों के लिए आयनाइजेशन थेरेपी कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि एटॉमिक साइज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन उसके बाद कॉपर और जिंक पे जाने पर आयनाइजेशन थेरेपी बेसिकली फिर से इंक्रीज होती है। मतलब यहां सॉरी ये घटेगा, डिक्रीज देन कांस्टेंट देन इंक्रीज। तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जाओगे तो वहां पर, क्योंकि नहीं यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये मैं उसको करेक्शन करा देता हूं। स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाओगे तो यहां पर साइज जो है घटने लगता है, साइज डिक्रीज होने लगता है। सबको समझ में आया? साइज घटने लगता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन थेरेपी बेसिकली बढ़ने लगती है। समझ में आ गया? साइज घटने लगता है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज घटता है तो आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है। उसके बाद हम बात करें फीकोनी, आयरन, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट और निकल की, तो यहां पर साइज ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होता है तो यहां पर आयनाइजेशन थेरेपी भी इनकी सिमिलर होती है। लेकिन उसके बाद कॉपर से जिंक पे जाने पर साइज इंक्रीज होने लगता है, साइज बढ़ने लगता है तो आयनाइजेशन थेरेपी घटने लगती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ रही है, उसके बाद कांस्टेंट है और उसके बाद घटने लगती है क्योंकि साइज का वेरिएशन ऐसा आता है उस ग्रुप के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग, वाह वाह, अंकल भी कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। तो इस तरह से वेरिएशन आता है जो आप बच्चों ने पढ़ा अभी, ठीक है, और ये सवाल काफी पूछे जाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझो कि अगर कोई एटम है उसको आप एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनायन में। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जहां तक मैंने आपसे क्या कहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव। समझ में आ गया? पॉजिटिव का क्या मतलब है कि भैया ये एंडो है, मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेगेटिव का क्या मतलब है? ये एक्सो है, मतलब एनर्जी निकालेगा। तो पॉजिटिव किसके लिए होती है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं, नोबेल गैस के लिए पॉजिटिव होती है। बाकी जितने भी एलिमेंट दिखते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए सब रेस्ट नेगेटिव होती है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबेल गैस के लिए ही पॉजिटिव होती है, बाकी सबके लिए नेगेटिव होती है। अब इसको इस तरह से समझो, भैया नोबेल गैस बड़े ही स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेना चाहते, वो चाहते नहीं इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो स्टेबल हैं। बोले हमें क्यों लेना है भैया, हम तो स्टेबल हैं।
इन दैट केस अगर आप उनको लालच दोगे, बोलोगे कि हम आपको एनर्जी देंगे, ये वैसा ही है कि मान लो कि ना आप में से कोई है जो पेप्सी नहीं पीना चाहता। क्या नहीं पीना चाहता? पेप्सी। दे डोंट लाइक पेप्सी। ठीक है, किसी को कोका कोला नहीं पीनी, किसी को पेप्सी नहीं पीनी। मान लो कोई पेप्सी नहीं पीना चाहता, ठीक है। कोई अगर मैं आपसे किसी बच्चे से पूछूं, बच्चे तू पेप्सी पिएगा? तो बोलेगा नहीं पीऊंगा, आई हेट पेप्सी, है ना। बट अगर मैं कहूं कि तू पेप्सी पी ले और तुझे मैं दीपिका पादुकोण से मिलवा दूंगा पक्का, फिर तो बंदा पेप्सी पी लेगा ना। लालच, समझ में आ रहा है? मैं बोलूं चलो तुझे शाहरुख खान से मिलवा दूंगा, जो भी तुम्हारे, जो तुम जिसको पसंद करते हो, समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे लालच देने पर तो फिर तो पी लोगे। सेम नोबेल गैस के साथ भी होता है। नोबेल गैस को कहें कि भैया तुम्हें हम एनर्जी भी देंगे, तुम इलेक्ट्रॉन भी ले लो। आज आज देखो बुर्ज खलीफा है ना, तो शाहरुख खान को क्या किया हुआ है, बुर्ज खलीफा वालों ने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, उसको फ्लैट दिया तो वो जाके एडवर्टीजमेंट करता। तो यहां पर सेम केस है। जो नोबेल गैसेस होती है, नोबेल का मतलब क्या होता है? प्राइम, हीरो। तो पीरियोडिक टेबल के हीरो हैं वो लोग, नोबेल गैसेस, नोबेल मैन है। उनको तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है तो आपको एनर्जी भी साथ में देनी पड़ेगी, तो उनके लिए पॉजिटिव होता है। बाकी सब तो नकारा है, बाकी सब तो लालच में मरे हुए हैं कि लाओ इलेक्ट्रॉन, लाओ पेप्सी, हम पी लेंगे। तो होता क्या है, ऐसा थोड़ी है कि आपको क्या लगता है कि जो सलमान खान है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, ये क्या पेप्सी पीने के पैसे देते होंगे? नहीं देते। क्या ये 10 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं? नहीं, उनके घर पे फ्री में पेप्सी आती है, वो फ्री में पेप्सी भी लेते हैं, पेप्सी वालों से पैसा भी लेते हैं, तब जाके ऐड करते हैं। तो वो नोबेल लोग हैं। लेकिन शाहरुख खान को पेप्सी जब वो पी रहा है तो उसको देखते हुए बाकी लोग तो खरीदते हैं ना। तो सिर्फ पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबेल गैस ही ऐसी हैं जो कि बॉलीवुड है। सो दीज आर बॉलीवुड, जो कि क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। बाकी जितने पीछे के छछुंदर है, पूरी पीरियोडिक टेबल वो सारे के सारे पैसा खर्च करती है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, नोबेल गैस के जैसा बनने के लिए। याद है? तो नोबेल गैस के जैसा बनने के लिए हर कोई एनर्जी को खर्च करता है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। समझ में आ गया? तो नोबेल गैस अकेले ऐसे जो बॉलीवुड हीरोज हैं, बाकी तो सारी जनता है पीछे, जो है जनता जनार्दन, वही खड़ी पैसे खर्च करती है और उसको सबको खरीदना पड़ता है। तो ये मतलब निकलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब किसी गैसेस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देने से जो एसोसिएटेड एनर्जी, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ताकि वो एनायन में कन्वर्ट हो जाए। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। मजे की बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों भैया? जिसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका अफेक्शन है, जो प्यार करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हेलोजन। यस, क्योंकि हेलोजन को इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। तो हेलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होता है। समझ में आ गया? तो पक्का इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? नेगेटिव। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एंडो नहीं एक्सोथर्मिक बन जाएंगे, मतलब एनर्जी को खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। एफिनिटी का मतलब होता है उसको लिए अफेक्शन। तो हेलोजन का अफेक्शन पॉजिटिव होता है, हेलोजन का अफेक्शन पॉजिटिव होता है, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? नेगेटिव। आ गया समझ में? ये मतलब निकलता है इसका। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आ गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मैं आपको बताता हूं एक और इंटरेस्टिंग चीज। अगर आपने एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो O- में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एक O- को एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो वो O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये Eg1 है तो ये क्या होगी? Eg2। अब कई लोगों का ऐसा मानना होगा कि Eg2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेसिकली, और Eg1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो यहां से निकल के आती है। बेसिकली यहां जो डेटा दे रखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप गौर से देखो। पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भाई साहब ने इतनी एनर्जी खर्च करी। कितनी है? -141। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उस भाई साहब को एनर्जी देनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो वो O- में कन्वर्ट हो गया। ये O- और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब
माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इन दैट केस हमें धक्का लगाना पड़ता है बाहर से कि तू जा जा जा, तब जाके इलेक्ट्रॉन लेता है वो। तो ये बहुत मजेदार बात है कि आप लोग याद रखो, जो सेकंड, याद रखो, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। किसी किसी देखो, नोबेल गैस के अलावा सबके लिए नेगेटिव होती है, ठीक है? तो पहली वाली तो नेगेटिव होगी, नोबेल गैस के अलावा पहली वाली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबके लिए नेगेटिव होगी, लेकिन सेकंड वाली सबके लिए पॉजिटिव होगी। लिख लो, काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इन दैट केस वो लेना पसंद नहीं करते, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, धक्का देना पड़ता है, ले ले भाई ले ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सेकंड आयनाइजेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लिख लो, हमेशा, हमेशा, समझते हो? हमेशा मतलब ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेन्युइनली बोल रहा हूं, ध्यान से आप लिख लो, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव और एंडोथर्मिक, ठीक है? अब अपन चेक करते हैं फैक्टर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला आता है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस चार्ज। दूसरा आता है शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कहां से आएगी मेरे भाई? समझो भाई, ये न्यूक्लियस है, शील्डिंग इतनी ज्यादा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ, तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन है इसका? अगर शील्डिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा ना ये। तो शील्डिंग इफेक्ट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा फिर होता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन उतना ही कम होगा। सिंपल सी बात है यार, छोटे वाला जो होता है ना एटम, उसका न्यूक्लियस बहुत पास होता है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार रखता है, लेकिन इतना बड़ा एटम जिसकी न्यूक्लियस बहुत अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी चाहत, इतना प्यार, इतनी शिद्दत नहीं रखता। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अब जनरल ट्रेंड चेक करो तो मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। अगर ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। इंक्रीज लिखा हुआ है, गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बेसिकली ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। लिख लो, काम आएगा, इंक्रीज नहीं है बेटा, ये डिक्रीज है। ध्यान रखोगे? सबको समझ में आ गया? अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि लिथियम ज्यादा एनर्जी देने को तैयार होगा जबकि सीजियम कम एनर्जी देने को तैयार होगा। तो ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी घटने लगती है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बेसिकली घटेगी, मतलब वो ज्यादा प्यार नहीं रखता। अगर दाएं से बाएं की बात करें तो आपको पता है एटॉमिक रेडियाई घटने लगती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। सबको समझ में आ गया? लेकिन मजे की बात देखो, इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा, और नोबेल गैसेस को तो हटा ही दो, नोबेल गैसेस को तो हटा ही दो, ये गैसेस इनकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? मोस्ट नेगेटिव का क्या मतलब है? कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, जो कितनी भी अमाउंट में एनर्जी देने को तैयार है? देखो पूरे, अगर कोई पूछे ना किसको पेप्सी की सबसे ज्यादा ललक होगी, तो वो उस आदमी को होगी जो रेगिस्तान में खड़ा होगा। रेगिस्तान में वैसे ही पानी नहीं होता और भयंकर रेगिस्तान में उसको प्यास लग रही है, अगर मैं बोलूं बेटा ये पेप्सी है, तो उसके लिए वो कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप उसको पेप्सी दोगे, बदले में वो आपको पैसा देगा। समझो, आप उसको पेप्सी दोगे, बदले में वो आपको पैसा देगा। तो बदले में वो पैसा दे रहा है, इसका मतलब वहां पर वो खर्च कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है, तो एनर्जी नेगेटिव हो गई। इसी तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा भूखा कौन है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो है फ्लोरीन। तो सब लोग कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा ये एनर्जी को बाहर निकालेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, नेगेटिव का मतलब समझो, नोबेल गैस को छोड़ के सबकी नेगेटिव होती, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? वो होती है क्लोरीन की। लिख लो, काम आएगा। क्लोरीन इज द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट नेगेटिव।
इन होल पीरियोडिक टेबल। मैं बताऊं पूरी ना 12th निकल जाती है, लेकिन बच्चों को ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी समझ में नहीं आती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि कौन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अपनी एनर्जी तक खर्च करने को तैयार है। इट्स लाइक किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को नहीं पसंद। कोई बिल्कुल प्यासा है तो उसको तो पेप्सी एकदम मर के चाहिए, भैया दे दो, मैं तो प्यासा मर रहा हूं। तो ऐसा ही है कि आपको भूख चेक करनी है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, सबसे ज्यादा भूखा कौन है, सबसे कम भूखा कौन है, और किसको तो लेनी नहीं है। तो नोबेल गैस को तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मतलब आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। रेस्ट जितने भी हैं वो सबके लिए नेगेटिव है। और अब पूछू कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, सबसे ज्यादा भूखा कौन है, तो वो होता है क्लोरीन। लिख लो काम आएगा, फ्लोरीन नहीं होता, वो क्लोरीन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, दैट आई विल टेल यू। क्लोरीन इज द एलिमेंट हु हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, वहां पर है ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है ना तो उसको वो वेलकम नहीं करते, ये छोटे साइज होने की वजह से ऐसा होता है। ये देखो यहां पर लिखा भी है, ये एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। भैया होना चाहिए था फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन होता है क्लोरीन का ज्यादा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन की साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन बड़ी होती है, और ये कारण सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन में काम करता है, याद रखना, और किसी में नहीं। क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है, फ्लोरीन की साइज छोटी होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का मतलब क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, साइज छोटी है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, मतलब भग यहां से, आ रहा है समझ में। लेकिन क्लोरीन में ऐसी झंझट नहीं है। क्लोरीन में जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो किसके अंदर आता है, थर्ड ऑर्बिटल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर आता है। तो इसलिए क्लोरीन में इतना रिपल्शन ना होने की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे इनकी आयनाइजेशन थेरेपी अगर आप जानते हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते हो तो उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है मेटेलिक करेक्टर, आप इससे मेटेलिक करेक्टर का पता लग सकते हो। दूसरा नॉन मेटेलिक करेक्टर का पता लगा सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूं, जिसकी आयनाइजेशन थेरेपी सबसे लो होती है, ध्यान से सुनना, जिसकी आयनाइजेशन थेरेपी सबसे लो होती है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, उसकी मेटेलिक करेक्टर हाई होती है। लिख लो, मेटेलिक करेक्टर हाई होती है। इसका मतलब क्या हो गया, मेटेलिक करेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिख लो काम आएगा, मेटेलिक करेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। खुद ही दिमाग लगाओ यार, मेटल कौन होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, समझ में आ गया, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। समझ में आया। नॉन मेटेलिक करेक्टर की तरफ चलते हैं। देखो नॉन मेटेलिक करेक्टर एनएमसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, भूखा होता है, मर रहा होता है, दे दो दे दो दे दो दे दो, बस उसकी नॉन मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा होती है। सिंपल, समझ में आ गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें मेटेलिक करेक्टर की, तो अपने को पता है ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन थेरेपी घटती है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। दाएं से बाएं जाने पर आयनाइजेशन थेरेपी घटता है, सॉरी बढ़ता है, तो मेटेलिक करेक्टर घटेगा, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि मेटेलिक करेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबको समझ में आया। इस तरह से नॉन मेटेलिक करेक्टर की तरफ आ जाओ, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, समझ में आ गया। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भैया जो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है वही नॉन मेटल है, आ गया समझ में। और दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेगा। आप देखो ना दाएं से बाएं नॉन मेटल आपको कहां मिलते हैं, यही तो है सारे नॉन मेटल, आ गया समझ में। इस तरह से समझाया जाता है। अब आपको मालूम पड़ गया, जरा हम देखें ऑक्साइड्स भी देख सकते हो, जैसे थर्ड पीरियड के ऑक्साइड देखो आप जरा, सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड मोस्ट बेसिक होता है, समझ में आ गया। दाएं से बाएं जाने पर ऑक्साइड की बेसिसिटी घटने लगती है, याद रखो, समझ में आ गया, क्योंकि ऑक्साइड की बेसिसिटी, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड घटने लगता है, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर घटने लगता है। इसका मतलब बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक करेक्टर। अगर मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा, समझ में आ गया।
अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, लेकिन बाद में सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक नहीं होते। ये बड़ी कॉमन चीज है। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बेसिक कैरेक्टर जो है वो घटने लगता है अगर मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो। सिंपल, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब, मान लो H और F के बीच में बॉन्ड बन के रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉनों ने शेयर करके रखे हैं, लेकिन ये जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। समझ में आ गया? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, किसी केमिकल बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, जैसे फ्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। इसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे जैसे आप कोई पूछे कि भैया फैक्टर बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। मैं पहले ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, या फिर बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, या फिर मैं बात कर लूं यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ये सारी की सारी एटॉमिक रेडियाई के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी तो सारी चीजें घटती हैं, वो घटेगा तो सारी चीजें बढ़ेंगी, खत्म कहानी। तो पहला तो सबको समझ में आया। न्यूक्लियस चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। जरा खुद से सोचो, इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना अपनी तरफ, तो न्यूक्लियस में चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट के तो एंटी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेल ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर बेसिकली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे वो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खुद ही यहां से रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। दाएं से बाएं जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन इज द मोस्ट फ्लोरीन इज द एलिमेंट हु हैव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है? फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन का। समझ में आ गया? और नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। समझ में आ गया? इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ 3 याद रख लो, बहुत है काम, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। ऑब्वियसली यार, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो नॉन मेटल है, तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर तो कम ही हुई ना। तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। मोस्ट कॉमन चीज है जिसको आप ढंग से दिमाग लगाओगे तब भी आ जाएगा। फ्लोरीन का अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो फ्लोरीन तो नॉन मेटल है ना, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होएगा। समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां पर एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं जरा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको मैं मजे की बात बताता हूं। अगर कोई दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो बॉन्ड क्या है? बेसिकली वो आयनिक बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस कम है तो बेसिकली वो कोवेलेंट बॉन्ड है, खत्म कहानी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 है तो वो तो 100% कोवेलेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 अराउंड है तो वो 50% आयनिक है, 50% कोवेलेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो हाईली आयोनिक है। मैं आपको समझाता हूं। अगर हम लोग यहां पर बात करें सोडियम और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड की, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 0.8 के अराउंड होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। डिफरेंस निकालो, 4 में से 0.8 को माइनस करो तो कितना आएगा? 3.2, विच इज वेरी हाई। यस, वो ज्यादा है ना 1.7 से। तो इसका मतलब सोडियम और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाईली आयनिक है। कैसा है? हाईली आयनिक है। ये इसका तरीका होता है आयनिक बॉन्ड को ढूंढने का। समझ में आया? अब आप बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप की, सेकेंड जो
दूसरा और तीसरा आपके पास एलिमेंट, दूसरे और तीसरे जो आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें डायगोनल रिलेशनशिप यानी तिरछा संबंध होता है। ठीक है, इनके नैना आपस में टकराते हैं, मतलब तिरछा संबंध होता है। डायगोनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है? जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में तिरछा संबंध है। ठीक है, नैतिक है बट तिरछा संबंध है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में तिरछा संबंध है। बोरॉन और सिलिकॉन में तिरछा संबंध है, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप है। और कार्बन और फोस्फोरस के बीच में तिरछा संबंध, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप आपको याद रखना है किस किस के बीच में होता है। लिथियम और मैग्नीशियम की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है क्योंकि इनमें तिरछा संबंध यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसी तरह से बरीलियम और एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा होता है। दीज आर कोल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब आप लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है तो इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा। तो मैं आपको समझा देता हूं, देखो इनमें कुछ पैरामीटर है। बेसिसिटी, लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वीक होते हैं, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड भी वीक होते हैं। लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। लिथियम हार्ड होता है, मैग्नीशियम भी हार्ड होता है, जरा पढ़ लो इसको। ठीक है, अब आप देखो लिथियम के जो क्लोराइड होते हैं बेसिकली वो डी लिक्विडेंट होते हैं, मतलब वो पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। मैग्नीशियम के भी पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। लिथियम के जो कार्बोनेट होते हैं बेसिकली वो डीकंपोज हो सकते हैं। मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स भी डीकंपोज हो सकते हैं। आया सबको समझ में? लिथियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन नॉट, मतलब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नीशियम के भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये सिमिलैरिटी हो गई। अभी क्यों सिमिलैरिटी? क्योंकि इन दोनों में तिरछा संबंध है, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप है। तो ये उनमें सिमिलैरिटीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबको समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी लिथियम और मैग्नीशियम की तिरछे संबंध की वजह से, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इनकी आयनिक रेडियाई भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जरा आप चेक कर लो, मतलब पास पास है। ठीक है, अब इसी तरह से सिमिलैरिटी बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी चेक कर लो। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो इनकी कोवेलेंसी, मतलब देखो टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनकी कोवेलेंसी, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। क्या ये रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ? ये दोनों के दोनों एसिड के साथ बेसिकली रिएक्शन करना पसंद नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस, यस ये हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, मतलब यहां पर हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं जरा आप चेक करो, BOH होल ट्वाइस। लेकिन अगर आप एल्कली फॉर्म में डाल दोगे तो BOH होल 4 हो जाएंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा ही होता है, AlOH ओवर फोइल। समझ में आ गया? अब इसी तरह से इनके हाइड्रोलिसिस कराओगे कार्बाइड का तो किस में कन्वर्ट होगा? बेरिलियम कार्बाइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में। इसी तरह से एल्यूमिनियम कार्बाइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर द सिमिलैरिटीज। अब हम पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर। अब चैप्टर खत्म होने वाला है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट के एनोमलस बिहेवियर की। जरा आप चेक करो, अगर हम लोग यहां पर बात करें लिथियम की तो लिथियम क्या करता है? पानी के साथ रिएक्ट करके वीक बेस बनाता है। इसी तरह से लिथियम ऑक्साइड के साथ बिहेव करके लिथियम का मोनोऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। लेकिन बाकी क्या करते हैं? बाकी देखो, बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लिथियम वीक बनाता है। बाकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये बेचारा तो मोनोऑक्साइड ही बनाता है। आ गया समझ में? बाकी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, जबकि लिथियम क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके स्टेबल हाइड्राइड बनाता है। बाकी मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट करके MX यानी कि मेटल हाइड्राइड मेटल हैलाइड बनाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। जरा आप चेक करो, दीज आर इनसॉल्युबल। जबकि लिथियम क्या करता है? हेलोजन के साथ रिएक्ट करके सोल्यूबल हैलाइड बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसका रीजन क्या होता है कि लिथियम इतना एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है? उसका रीजन है उसका स्मॉल साइज,
उसका रीजन है उसकी हाई पोलराइजिंग पावर, क्योंकि छोटा साइज है तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है फजान रूल के हिसाब से। उसकी आयनाइजेशन थेरेपी भी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप की बात कर रहा हूं, लिथियम के नीचे वालों की, उसके साथ कंपैरिजन होता है। और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव कैरेक्टर भी लो होता है एज कंपेयर टू अदर। तो कोई पूछे कि लिथियम इतना अनोखा बिहेवियर क्यों करता है, क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत लो होता है। आया सबको समझ में? इसी तरह से आप बरीलियम का भी एनोमलस बिहेवियर देख सकते हो। बरीलियम भी बड़ा अनोखा है। ग्रुप नंबर 2 के बाकी एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो बरीलियम कोवेलेंट बनाता है। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है बाकियों की, तो बरीलियम की 4 ही होती है। इनके हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं तो बरीलियम के एम्फोटेरिक होते हैं। आया समझ में? सो बरीलियम के साथ कुछ अलग ही लेवल का काम है। तो बरीलियम वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि लिथियम बिहेव करता है अपने ग्रुप में, वैसे ही बरीलियम अपने ग्रुप में बिहेव करता है। तो ये अनोमलस बिहेवियर है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बरीलियम की साइज छोटी होती है, उसकी आयनिक रेडियस भी छोटी होती है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, उसकी आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। ये रीजन है। दैट्स डन, फाइनली चैप्टर ऑफ खत्म हो गया है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, डन ब्रो। अब ये आने वाले हैं आपको बायो पढ़ाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? इन मैडम से पढ़ना चाहोगे? है ना? चलो, नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं। आई एम सो सॉरी बट इट्स डन नाउ, फाइनली इट्स डन। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप अभी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3499 में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कूपन कोड है AA2020 VD Antidote IN/NEET CC। ये इसका लिंक है जिसको जाके आप ज्वाइन कर